नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे कृषि चिंता की। दोस्तों, कृषि चिंता नहीं, चिंतन का विषय है। कुछ लोग कृषि को चिंता मानते हैं, परेशानी मानते हैं। कृषि समस्या नहीं, समाधान है। कृषि में प्रवेश को हम हमारे जीवन का परिवर्तन बिंदु मानते हैं। यह एक ऐसा कार्य है जिसमें हमारा संबंध पारिस्थितिक तंत्र के विविध घटकों जैसे भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, कीट एवं सूक्ष्म जीव जंतुओं से होता है। इससे हमने प्रकृति के सह-अस्तित्व के सिद्धांतों को समझा और जाना कि हमारे अस्तित्व में केवल हमारे माता पिता का ही योगदान नहीं, अपितु प्रकृति के विभिन्न घटकों, जीवधारियों का योगदान भी है। जीवन की 3 मूलभूत आवश्यकताएं: ऊर्जा, सूर्य प्रकाश, पानी, हवा, प्रकृति द्वारा जीव जगत के लिए समान रूप से दी जाती है और हमें इन्हें देते समय प्रकृति किसी धर्म जाति के मध्य भेदभाव नहीं करती। इससे स्पष्ट है ईश्वर, अल्लाह, गॉड एक ही है। जीवन का लक्ष्य वास्तव में प्रेम आनंद की प्राप्ति होना चाहिए। जिस व्यक्ति को जितना अधिक सामाजिक प्रेम प्राप्त होता है वही असल में धनवान है। यदि कोई करोड़पति हो और रात दिन सदैव चिंतित रहता है तो वह क्या सचमुच में धनवान है? जीविका उपार्जन हेतु धन आवश्यक है, पर धनोपार्जन का तरीका कैसा हो, यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। सही मायने में विकास का तरीका दूसरों को सुख देकर सुख लेने का होना चाहिए, परंतु हम में से कई की मानसिकता दुख देकर सुख लेने की है, जो कतई उचित नहीं है। चाहे आप डॉक्टर हो, इंजीनियर हो या अन्य व्यवसायी हो या फिर किसान हो, आपका असली विकास तो तभी है जब आपसे प्रेम करने वालों की संख्या बढ़े, ना कि कम हो। मित्रों, अधिक उत्पादन के लालच में हमारे अधिकांश किसान प्रकृति के मूल सिद्धांतों को भूल रहे हैं। उसके जीवनदायिनी घटकों को नष्ट करते जा रहे हैं। परिणामस्वरूप एक ओर तो प्राकृतिक प्रकोप बढ़ रहा है, तो वहीं दूसरी ओर तन और मन से दुखी समाज का निर्माण हो रहा है। निश्चित ही यह विकास नहीं है, बल्कि विनाश का मार्ग है। वास्तव में जैविक कृषि प्रकृति के सह अस्तित्व सिद्धांतों को व्यवहारिक में लाने की अद्भुत पद्धति है। यह प्रेम का मार्ग है जो टिकाऊ स्थायी विकास प्रदान करता है। आज अगर हम अपना भला चाहते हैं तो आवश्यकता है कि हम प्रकृति की भाषा समझें एवं तद अनुरूप कार्य करें। किसान भाइयों, हम सभी जानते हैं कि कृषि जीवन का आधार है। गांव हमारा स्वर्ग है, खेत हमारा मंदिर है। किसान मित्रों, हमारे देश में प्राचीन काल से ही अन्नदाता के महत्व को मान्यता मिली है। अन्न को ईश्वर स्वरूप मानते हुए कहा गया है, अन्नं परब्रह्मम्। अन्न के विषय पर श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को शिक्षा देते हुए कहा था, अन्नेन धार्यते सर्वं जगदेकाकारकम् अन्यात् प्रभावितं प्राणायाम प्रत्यक्षम नास्ति सहसायः। अर्थात विश्व के समस्त प्राणियों की उत्तरजीविता अन्न से है। जगत में जीवन का कारण ही अन्न है, इस बारे में कोई शंका नहीं की जा सकती। यह भी एक प्रचलित कहावत थी कि जैसा होगा अन्न वैसा होगा हमारा तन और मन। अर्थात हमारे खान पान का हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर सीधा असर पड़ता है। ऐसी अनेकों बातें अन्न के महत्व के बारे में प्राचीन काल से प्रचलित है। आज हमारे देश के आर्थिक विश्लेषक यह बताते हैं कि हमारे देश की 50 से 51% जनसंख्या कृषि पर निर्भर है और अर्थव्यवस्था में इसका योगदान मात्र 14 से 15% है। ये कितना सही है? जबकि हमारा विश्लेषण ये कहता है कि समूचे विश्व की 100% जनता के जीवन का आधार कृषि है और विश्व की 100% अर्थव्यवस्था कृषि पर निर्भर है, तो यह कोई अतिशयोक्ति नहीं है। कृषि सबका आधार स्तंभ है। यदि हमारे इंजीनियरों ने विश्व में ऊर्जा क्रांति लाई है तो हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि
हमारे शरीर को चलाने वाली ऊर्जा किसानों द्वारा कृषि कार्य से पैदा की जाती है। इसमें कोई शक नहीं है कि हमारे चिकित्सक बीमार मरीज का इलाज करते हैं, पर इस बात पर चिंतन की आवश्यकता है कि हम बीमार क्यों पड़ते हैं। हमारे शरीर की प्रतिरोध क्षमता कम क्यों हो रही है? क्या यह सच नहीं है कि यदि हम संतुलन विषमुक्त जैविक आहार समय पर सही मात्रा में लेवें तो अधिकांश स्वास्थ्य समस्याएं स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। प्राचीन समय में एक प्रचलित कहावत चल रही थी, उत्तम खेती मध्यम व्यापार न्यून नौकरी भीख निदान। स्पष्ट है कृषि कार्य को सर्वोत्तम माना जा रहा था, परंतु वर्तमान समय में इसके मायने उलट गए हैं। ग्रामीण समाज की बात करें तो इस भौतिकवादी युग में किसान खेती को लाभ का विषय नहीं मानते। अधिकांश अपनी संतानों को शहरों में नौकरी करने भेज रहे हैं, कर्ज लेकर रकम गिरवी रखकर उनकी आधुनिक शिक्षा पर लाखों रुपए खर्च कर रहे हैं। ग्रामीण को शहरों की चकाचौंध भरी जिंदगी पसंद आ रही है। बड़ी संख्या में ग्रामीण जन शहरों की तरफ पलायन कर रहे हैं। मित्रों, गांव से शहरों में गए लोगों का जब हमने विश्लेषण किया तो पाया कि अधिकांश को महंगी पढ़ाई के बाद भी नौकरी नहीं मिलती। वे वापस गांव की ओर लौट रहे हैं। गांव आने पर इन्हें खेती की जानकारी नहीं रहती और स्थिति न घर का न घाट वाली हो जाती है। जो वापस गांव नहीं आते वे शहरों में तकलीफ़ों से भरा जीवन व्यतीत कर रहे हैं। कहीं इस आपाधापी भरी ज़िंदगी में अपने माँ बाप को भूल जाते हैं, कहीं बुजुर्गों माँ बाप गांव में अकेले रह रहे हैं। दोस्तों, प्राचीन काल में सभी पौधे प्राकृतिक अवस्था में उगते थे। निश्चित ही प्राकृतिक अवस्था में पौधे बिना किसी रासायनिक फर्टिलाइज़र या रासायनिक कीटनाशक के उपयोग से उगते थे। प्राकृतिक चयन से उनके बीजों का विकास होता था। प्रकृति ने मिलवा मिश्रित पद्धति फसलों को उगाया था। प्रचुर जैव विविधता थी, उसका आधार था। किसी सिंचाई की आवश्यकता नहीं थी। वर्षा आधारित खेती हुआ करती थी। प्रकृति ही फार्म मैनेजर थी। मित्रों, हमारे देश में भी सन 1966 के दौर में अधिक उत्पादन देने वाली मैक्सिकन बोने गेहूं की वैरायटी को लाया गया और तथाकथित हरित क्रांति का दौर शुरू हुआ। प्रारंभ में यह हरित क्रांति पंजाब, हरियाणा, राजस्थान जैसे कुछ राज्यों तक सीमित थी। बाद में धीरे धीरे इसके प्रभाव में पूरे देश में रासायनिक खाद, संकर बीज, कीटनाशकों का बेतहाशा उपयोग किया जाने लगा। प्रारंभ में 25 से 30 साल तक तो उत्पादन अच्छा हुआ, जब तक कि भूमि का जैविक कार्बन अच्छा था। लेकिन अब पिछले 15 से 20 वर्षों में हम देखें तो उत्पादन में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। खेती में नई नई समस्याओं ने अब जन्म ले लिया है। उत्पादन केंद्रित त्वरित लाभ देने वाली हरित क्रांति पद्धति टिकाऊ नहीं रही। इस पद्धति में प्रकृति के सभी घटकों जल, जंगल, जमीन, जानवर और जन का विनाश किया है। किसान मित्रों, यदि हम चिंतन करें तो पता चलेगा कि जैविक कृषि सलाहकार भी यही बताते हैं कि हम अन्नदाता किसके हैं। बीज एवं उर्वरक कंपनियों के, ट्रैक्टर, डीजल मोटर, बिजली वालों के, कीटनाशक फर्टिलाइज़र बेचने वालों के, बैंक वालों के। हम अन्नदाता किसके हैं, ये बड़ा चिंतन का विषय है। मित्रों, सचमुच में विदेशी रासायनिक खेती से हमारी संस्कृति पर सीधा हमला हुआ है। धरती माता, गौ माता और जन्म देने वाली माता तीनों की स्थिति गंभीर हो गई है और हमारा किसान आर्थिक, मानसिक और शारीरिक तौर पर कमज़ोर हो गया है। हमने हरित क्रांति कर ली, श्वेत क्रांति कर ली, नीली क्रांति कर ली, गुलाबी क्रांति कर ली, पीली क्रांति कर ली, पर क्या ये क्रांतियाँ टिकाऊ रही? ये हमें सोचने और चिंतन की ज़रूरत है। क्या कभी किसी ने विचार किया है देश के 70% फीसदी आबादी का प्रतिनिधित्व करने वाले किसानों की आज दशा क्या है? क्या वे आज खेती को लाभ के रूप में देखते हैं? क्या वे अपने संतानों को किसान बनाना चाहते हैं? क्या कारण है कि अन्न क्रांति के सूत्रधार किसान आज आत्महत्याएं क्यों कर रहे हैं? पिछले 10 वर्षों में हजारों किसानों ने आत्महत्या कर ली है। हर वर्ष बड़ी संख्या में किसान खेती छोड़ रहे हैं। यह अत्यंत
चिंतनीय और दुखद है। खेती की वर्तमान स्थिति का दोषी कौन है? क्या भगवान है, या फिर सरकार है, या फिर कंपनियां हैं? दूसरों पर दोषारोपण करने से समस्या का हल नहीं होगा किसान भाइयों। ये हमारी ही समस्या है, हमारा ही कर्म है, हमने ही किया है, जिसका परिणाम हमें भोगना पड़ रहा है। हमारी समस्या का निदान हमें ही ढूंढना होगा, और हमारी समस्याओं का समाधान है जैविक खेती, प्राकृतिक खेती, या आप ऑर्गेनिक फार्मिंग भी कह सकते हैं। जैविक खेती वह पद्धति है जिसमें प्रकृति की भाषा के आधार पर पर्यावरण के समस्त घटकों, कारकों, जल, जंगल, जमीन, जानवर, जन के हितों को ध्यान में रखते हुए मानव हित के लिए खेती करते हैं। इस पद्धति में प्रकृति में उपलब्ध संसाधनों का सदुपयोग किया जाता है। यह कृषि उत्पादन की एक समग्र व्यवस्था है जिसमें खेत के मौसम को सुधारने हेतु वृक्षारोपण, भूमि एवं जल प्रबंधन, स्वावलंबी खेती, स्वावलंबी बीज उत्पादन, स्वयं की खाद, स्वयं का कीटनाशक, रोगनाशक, समन्वित एकीकृत इंटीग्रेटेड फार्मिंग की पद्धति है जैविक खेती। पशुपालन आदि प्रक्रियाओं के समन्वय से विषमुक्त गुणवत्ता युक्त टिकाऊ उत्पादन प्राप्त किया जा रहा है। यह वह पद्धति है जिसमें गांव की खेती की समस्याओं का समाधान ग्राम स्तर पर ही ढूंढा जा सकता है। यह बीज से बाजार तक पूर्ण स्वावलंबन की खेती है। मौसम परिवर्तन के दानों से लड़ने के लिए एकमात्र मार्ग है जैविक खेती, ऑर्गेनिक फार्मिंग। आज इस पद्धति के देश में अनेक नाम प्रचलित हैं, जैसे प्राकृतिक, टिकाऊ, बायो फार्मिंग, बायोडायनेमिक खेती, या अन्य कृषि के कई तरीके हैं। जीवों के लिए जीवों के द्वारा प्रकृति के घटकों के सहयोग से की जाने वाली जीवनदायिनी कृषि पद्धति जैविक खेती है। वास्तव में यह पद्धति धर्म, जाति, परिवार से ऊपर उठकर जीव मात्र से प्रेम करने को प्रोत्साहित करती है।